सभी टीचरगणों को मेरा नमस्कार। आज हम सामान्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान इस विषय की जो तासिका है सीटीईटी के लिए, उस तासिका में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के विषय में जंतु और पौधे इस विषय पर आज के हम 30 प्रश्न लेने वाले हैं। शुरू करते हैं हम आज के हमारी पहली तासिका। सवाल पहला है, खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें 4 यहाँ पर विचार दिए हैं। 4 विचार जो है उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ सलाह मशवरा करने वाले हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे तो उसका योग्य पर्याय कौन सा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, तो यह भी सही है। अब चौथा जो विचार है, यह छायादार वृक्ष नहीं है, इसलिए बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा जो विचार है यह विचार योग्य है और चौथा विचार यहाँ पर गलत दर्शाया है, क्योंकि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसलिए चौथा जो विचार है वो गलत है। शेष तीनों इस कथन इसकी पारिस्थितिक और औषधीय विशेषताओं को सही दर्शाते हैं। इसलिए आप देख सकते हो अपने आप में पर्याय दिए हैं 4 पर्याय। चारों पर्याय में से पहला, दूसरा और तीसरा पर्याय बी जो है वह बी बिल्कुल सही दिया है, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। नेपेंथिस यानी घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा कथन इसकी पोषण प्रक्रिया का सबसे सटीक विश्लेषण करता है। तो घटपर्णी के बारे में यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों में से कौन सा पर्याय सटीक उसका विश्लेषण करता है। तो देखो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय में से तो सबसे आखिरी पर्याय देखिए, यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है और कीटों को फंसाकर पाचन से प्राप्त अमीनो एसिड के माध्यम से वह पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी यहाँ पर उसका बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ। हाथियों के झुंड की सामाजिक संरचना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जटिल विवरण सही है। तो हाथियों का जो झुंड होता है वह हाथियों के झुंड के बारे में हमें यहाँ पर कुछ 4 जो पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को हमें अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे सही जो पर्याय है बी पर्याय देखिए, नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके झुंड का नेतृत्व जो होता है वो मादा हाथी करती है, इसलिए 14-15 वर्ष तक ही नर हाथी रहते हैं। नर हाथी वयस्क होने पर स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे अन्य मरुस्थलीय पौधों से अलग करती है। तो ओक जो होता है रेगिस्तान में आने वाला वृक्ष है, उसके बारे में यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए हैं। तो कौन सी विशेषता उसे मरुस्थल पौधों से अलग करती है, तो चारों पर्याय हम देखेंगे। तो उसमें से पर्याय क्रमांक सी देखिए, इसकी जड़ें जमीन तक नीचे जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुँच जाए, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहरी होती है, जो सीधे जल स्तर तक पहुंचती है, जहां पानी से तने में जमा होता है, यानी उसके जो खोड़ होता है, जो ट्रंक होता है उसमें वो जमा होता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी भी देख सकते हो आप, स्क्रीन में पूरे पर्याय नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। स्लॉथ के जीवन चक्र और व्यवहार के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। अब गलत कथन हमें पहचानना है, तो यहाँ पर देखो 4 पर्याय आपके सामने रखे हैं।
तो यहाँ पर सबसे सटीक जो पर्याय है, पर्याय क्रमांक डी देखिए, यह बहुत ही सक्रिय जानवर है जो हर दूसरे दिन अपना पेड़ बदल लेता है। तो यहाँ पर जो स्लॉथ है, यह एक जीव है, स्लॉथ जीव, उसके जीवन चक्र के बारे में यहाँ पर गलत हमें पहचानना है। और सबसे गलत उदाहरण कौन सा है? यह बहुत ही सक्रिय जानवर है जो हर दिन अपना पेड़ बदल लेता है। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है। यह पूरे जीवन में यानी 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों पर ही जाता है। अंततः अति सक्रिय कहना गलत होगा, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका कक्षा में सांप विषय पढ़ाते समय बताती है कि सांपों के कान नहीं होते, फिर भी वे बिन की धुन पर नाचते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को आप पढ़ लीजिए। सांप जमीन पर होने वाले कंपनों को महसूस करते हैं। सपेरे सांप को प्रशिक्षण करते ताकि वे धुन सुनते ही हिलने लगे, तो गलत हो सकता है। सांप बिन की विशिष्ट सुगंध के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी गलत होगा। सांप बिन की गति को देखकर अपनी आंखों से उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर का जो पर्याय है, सबसे ऊपर का, सांप जमीन पर होने वाले कंपनों को महसूस करते हैं, यह इसका सही उत्तर है। क्योंकि सांपों के बाहरी कान नहीं होते, वे आंतरिक कान से माध्यम के जमीन के कंपनों को महसूस कर प्रतिक्रिया देते हैं। यानी जमीन के कंपनों को महसूस कर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पौधों और जंतुओं को परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत उप थीम के रूप में क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पौधों और जंतु को परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत उप थीम के रूप में क्यों रखा गया है? तो उसका कारण यहाँ पर दिया है। तो सबसे सटीक उसका जो कारण है आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक सी, छात्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, क्योंकि इन्हें उप थीम के रूप में रखने का यह है उद्देश्य कि मनुष्य का जीवन पौधों और जंतुओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 8 की तरफ। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं? इसका सबसे सटीक जैविक कारण क्या है? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके समझ में आएगा। क्योंकि सबसे सटीक कारण है पर्याय क्रमांक ए। अधिकांश पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है और वे घूम नहीं सकती। क्योंकि पक्षी अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर चारों ओर नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 9 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर किस प्रकार होता है? तो चारों पर्याय देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, चारों पर्याय मैंने आपके सामने रखा है। तो सबसे आखिरी पर्याय देखिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। पौधे के सूर्य प्रकाश यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे ग्लूकोज के रूप में भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 10वें प्रश्न की तरफ। मधुमक्खी पालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखो, मधुमक्खी के पालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहाँ पर दिए हैं। चारों कथन में हम देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि सबसे सटीक उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक ए, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ नर होती है जो शहद इकट्ठा करने का काम करती है। तो यहाँ पर हमें गलत ढूंढना था। तो यहाँ पर यही गलत है, क्योंकि छत्ते के अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मादा मक्खियाँ होती है। नर मक्खियों का छत्ते के काम में बहुत कम योगदान होता है, क्योंकि जो शहद होता है, शहद इकट्ठा करने का काम मादा मक्खियाँ करती है, नर मक्खियाँ नहीं करती। इसलिए यह जो उदाहरण है, यह जो विचार है, यह विचार सही नहीं है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता और उसकी मूंछों के उपयोग के बारे में कौन सा विवरण विज्ञान रूप से सटीक है? तो बाघ के बारे में कौन सा कथन सही है और उसके मूंछ के बारे में देखो, तो बाघ अंधेरे में हमसे 10 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गरजना 10 किलोमीटर तक
सुना जा सकता है। बाघ की मूंछें, देखो पर्याय क्रमांक 3 बिल्कुल सही है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। क्योंकि मूंछें बहुत संवेदनशील होती है और अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार की हलचल महसूस करने में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी आपके सामने यहाँ है यहाँ पर, तो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। कीटभक्षी पौधा नेफेस्थीस भारत में किस राज्य में पाया जाता है और इसकी पत्ती का रूपांतरण किस अंग में होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेफेस्थीस है तो उसकी पत्ती का रूपांतरण किस अंग में पाया जाता है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, मेघालय और पत्ती का रूपांतरण। देखो नेफेस्थीस मेघालय में पाया जाता है और इसका घड़ा वास्तव में एक संशोधित पत्ती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 13 की तरफ। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब हमें गलत ढूंढना है हाथियों के बारे में। तो हाथियों के झुंड जो होते हैं उनके बारे में हमें गलत ढूंढना है। तो सबसे सही जो है, सबसे अब गलत ढूंढना है हमें, सही नहीं ढूंढना है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत भारी होता है। ये यहाँ पर गलत है। हाथी बहुत कम सोते हैं, आमतौर पर दिन में 2 से 4 घंटे ही वो सोते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक बी जो है यह हमें इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था और ये गलत विधान है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक डी भी आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 14 की तरफ। बर्मी कल्चर में उपयोग किए जाने वाले केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? सही तर्क का चुनाव करें। तो क्यों कहा जाता है बर्मी कल्चर को किसानों का मित्र? तो यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय देखिए, वे मिट्टी को खोदकर उसे नरम और छिद्रपूर्ण बनाते हैं, जिससे हवा और पानी जड़ों तक पहुंचता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। रेगिस्तानी ओक के बारे में कक्षा में चर्चा करते समय एक छात्र कहता है कि इस पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती है, शिक्षक को उसे कैसे सुधारना चाहिए? तो यहाँ पर कैसे सुधारना चाहिए, तो चारों पर्याय आपके सामने रखता हूँ। देखिए, उसे बताना चाहिए, पर्याय क्रमांक ए देखिए, उसे बताना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत कम होती है ताकि जल की हानि कम हो। और इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्याय क्रमांक ए। आगे बढ़ते हैं। सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है और उनके जहर से बचने की दवा सिरस किससे बनाई जाती है? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने दिए हैं। तो सबसे पहला जो पर्याय है, सबसे पहला पर्याय फेंग जो होता है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांपों के जहरीले दांतों को फेंग कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था उसमें, उनसे उसके जहर से बचने के लिए दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, क्योंकि सांप के खोखले जहरीले दांतों को फेंग कहा जाता है और एंटीवेनम यानी सीरम सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्या है, तो चारों पर्याय देखिए, उसमें सबसे ऊपर का जो पर्याय है, पौधों के तापमान को नियंत्रित करना और खनिजों लवणों का परिवहन करना। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन में पौधे ठंडे रहते हैं और जड़ों से ऊपर की ओर पानी और खनिजों का खिंचाव पैदा होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। पक्षियों के घोंसले के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अब गलत ढूंढना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी देखिए, क्योंकि कलचिड़ी पत्थरों के बीच मुलायम घास और ऊन बना देता है, ये सही है। तो हमें गलत ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर दार्जिन चिड़िया और उसका युग्म है झाड़ियों में लटकता हुआ घोंसला। तो यह गलत है। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से 2 पत्तों के सिलकर उनके बीच घोंसला बनाती है,
लटकता घोंसला शक्करखोरा बनाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो युग्म है, ये जोड़ी है, यह गलत जोड़ी है और हमें गलत जोड़ी ही ढूंढनी है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक किसान अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बार बार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर मक्का की फसल उगा रहा है। इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चारों पर्याय हम देख लेते हैं। चारों पर्याय देखने के बाद आप में समझ में आएगा। पर्याय क्रमांक सी देखिए, मिट्टी बंजर हो जाएगी और किसी भी फसल को उगाने लायक नहीं रहेगी। लगातार एक ही फसल उगाने और रसायनों के उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वह बंजर हो जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 20वां प्रश्न, सिल्क वर्म अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से किस प्रकार पहचान लेता है? अब रेशम का कीड़ा जो है अपनी माता को दूर से कैसे पहचान लेता है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, मादा द्वारा छोड़ी गई विशेष गंध। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को सूंघकर कई किलोमीटर तक उसे पहचान सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में जंतुओं को पढ़ाते समय किन कौशलों के विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं। सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, अवलोकन, वर्गीकरण और जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, छात्रों को अपने परिवेश के जंतुओं को और उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करना प्राथमिक लक्ष्य है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, छात्रों के अपने परिवेश के जंतुओं को देखने और उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करना प्राथमिक लक्ष्य होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय प्राकृतिक रूप से मौजूदा होता है? तो यहाँ पर क्या उपाय हो सकता है? तो सबसे आखिरी पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक गुण होते हैं। खेजड़ी की लकड़ी की रासायनिक संरचना ऐसी होती है कि उसे कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका छात्रों को बीज अंकुरण पढ़ाना चाहती है। सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। छात्रों को स्वयं बीज बोने, उनके विकास का अवलोकन करने और रिकॉर्ड रखने के लिए कहना। क्योंकि अनुभवजन्य अधिगम छात्रों को प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपनी आंखों की तुलना में अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी घुमा सकता है और इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर कौन सा पक्षी घुमा सकता है? तो आप देख सकते हो, सी पर्याय देखिए, सी पर्याय क्रमांक सी, उल्लू। 270 डिग्री तक कौन घुमा सकता है? उल्लू। क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है, इसलिए जो है वो 270 डिग्री तक घुमा सकता है। क्योंकि उल्लू की आंखें सामने होती है और वह गर्दन अपनी काफी पीछे तक लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25वां प्रश्न, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस प्रकार बताती है? तो किस प्रकार बताती है? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने रखा हूं। तो 4 पर्याय में से सबसे आखिरी पर्याय देखिए, विद्युत तरंगों के माध्यम से। मछलियां पानी में विद्युत संकेतों या रासायनिक संकेतों के माध्यम से खतरे की सूचना साझा करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26वां प्रश्न, पौधों की जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर पौधों की जड़ों का, तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। तो जड़ों का कारण भोजन बनाना ही है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों यानी हरे भागों का कार्य होता है, जड़ों का नहीं होता। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 27वां प्रश्न देखिए, पक्षियों के पंख उनके लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं?
सही चुनिए। उड़ने में मदद करना, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर उड़ने में मदद करना, उसके बाद में शरीर को गर्म रखना, जलरोधी बनाना, अच्छा अंडे देने में मदद करना। तो पंख जो होते देखो, अंडे देने का काम तो पंख नहीं करते, इसलिए 1, 2 और तीनों सही है। तो 1 और 2, 3 सही कहाँ पर है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, 1, 2 और तीनों सही है। तो पर्याय क्रमांक बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी पौधे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके कीटभक्षी होने के पीछे की भ्रांति को दूर करता है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, पर्याय क्रमांक बी, कीटों का भक्षण केवल पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए एक पूरक विधि है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी यहाँ पर इसका सही जवाब होने वाला है। इसका स्पष्टीकरण, यह पौधा स्वयं पोषी है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी वाले दलदली इलाकों में जीवित रहने के लिए कीटों पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखिए, हाथियों के बारे में अपवाद स्वरूप कौन सी बात सही है जो सामान्यतः अन्य स्तनधारियों में कम देखी जाती है? तो यहाँ पर कौन सी बात अपवाद रूप में सही है? तो यहाँ पर सबसे सटीक पर्याय जो है सी पर्याय देखिए, वे अपने कान हिलाकर अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। देखो, हाथी के बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं जो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर की गर्मी बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार पौधों और जंतुओं को एकीकृत रूप से पढ़ाने का सबसे लाभ क्या है? तो यहाँ पर सबसे क्या लाभ है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, बच्चे विषय को खंडों में देखने के बजाय एक संपूर्ण और जुड़े हुए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एकीकृत दृष्टिकोण बच्चों को प्रकृति में आपसी निर्भरता को समझने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पर 30 प्रश्न हमने लिए हैं। 30 प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए आने वाले, ताकि सभी वीडियो आप तक अच्छी तरह से पहुंच सके। रुकता हूं, आगे नई तासिका के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।